नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। हमारा सवाल यह है कि क्या ओपीएस के मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें घिर गई हैं? वो तमाम राज्यों की सरकार भी हो सकती है और केंद्र की सरकार भी हो सकती है। हालिया मामला हरियाणा का सामने आया है, जहां पर खूब बवाल हुआ और उसके बाद 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है जो ओपीएस को लेकर क्या हो सकता है इसकी जांच करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। कुछ दिन पहले वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर ओपीएस लागू हुआ तो 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। अब वो 3 मेंबर कमेटी भी बना रहे हैं। 2 मार्च को उसकी रिपोर्ट आएगी। तो क्या ओपीएस के मामले पर बीजेपी की सरकार बैकफुट पर है? इस सवाल को लेकर आज हम इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच है। संजीव जी, क्या लग रहा है, हरियाणा का मामला हो या तमाम और राज्य भी हो, हिमाचल में कैसे एज ली कांग्रेस ने ओपीएस के मामले पर और सरकार भी बनाई, अब हरियाणा में शुरू हो गया, तमाम राज्यों में और भी मांग उठ रही है। देखिए, हरियाणा में हम लोगों ने देखा कल और आज में जो स्थिति थी, रविवार और सोमवार में वो 70,000 की भीड़ कर्मचारियों की, और वो घेर लिया उन्होंने पंचकुला में मुख्यमंत्री निवास को। और उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी भीड़ जब सीएम निवास को घेर ली, उसके बाद सीएम ने कहा कि आप कल आइए, हमसे बात कीजिए। और आज मुलाकात हुई और उसके बाद जैसा आपने बताया कमेटी गठित कर दी गई है। वो 2 तारीख को रिपोर्ट देगी और ओपीएस से कम किसी चीज़ में हम मानेंगे नहीं, एम्प्लॉयज़ का ये कहना है। अब आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। पिछले दिनों महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री और पहले के सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस साहब, वहाँ तो वो पहले कहा करते थे कि हमने तय कर लिया है और पुरानी पेंशन योजना कतई नहीं आएगी। और अब पिछले दिनों वो ये कहते सुने कि साहब ऐसा है कि हमने ना कब कहा है, हम तो बात करेंगे, हम देखते हैं इस पे क्या हो सकता है। अब देखिए, ये स्थितियाँ जो हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रतिकूल होती जा रही हैं, इस सोच के खिलाफ होती जा रही हैं कि ओपीएस नहीं होना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं होना चाहिए, पुरानी पेंशन योजना नहीं होनी चाहिए। ये जो सोच है, ये इसके खिलाफ एक राजनीतिक परिस्थिति का निर्माण होता चला जा रहा है। सिद्धांत में आप कुछ भी तय कर लें, सिद्धांत में आपने तय कर लिया पुरानी पेंशन योजना नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बैड इकोनॉमिक्स है। पर अब दिक्कत ये हो गई है कि बैड इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ द डे से घिर गया है। और जैसा कि आपने बताया, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में ये साबित कर दिया, उसने घोषणा भी कर दी, चुनाव जीत गए। और बहुत से ऐसे लोग कवरेज के दौरान उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लेकिन कांग्रेस को वोट दे रहे हैं क्योंकि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आ रही है। और देखिए कि कितना बड़ा अंतर हो गया, 40 सीट पर कांग्रेस पहुंच गई और 25 सीटों के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी रह गई। तो ये मुद्दा, एक बैड इकोनॉमिक्स, बार बार जो कहा जाता था कि इससे ख़जाना खाली हो जाएगा और पुराने लोगों को अगर इतना पेंशन आप देंगे तो फिर बाकी के स्कीम्स की, योजनाओं की क्या दशा रह जाएगी। मुझे ये लगता है कि इस सोच से अब सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें मुसीबत होने लगी है। और राज्य चूँकि इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है, करना तो केंद्र को है, केंद्र को तय करना है नीतिगत तरीके से कि आखिर क्या होना है। तो एक दबाव बनना शुरू हो गया है बीजेपी की सरकारों पर, क्योंकि मात्र बीजेपी की सरकारें हैं जो पुरानी पेंशन योजना का विरोध कर रही हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम इतना मतलब उग्र कैसे हो गया, इतना मुद्दा बन कैसे गया? क्योंकि जो हम देख रहे हैं सरकारी नौकरियों में बहुत कम परसेंटेज है। अगर पूरे ओवरऑल देखा जाए देश भर में नौकरी करने वाले लोगों की एक छोटी सी तादाद ने इतना बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव या फिर मुद्दा खड़ा कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं, या फिर आजकल तो और भी ये दुर्दशा है। तो बहुत सारी बड़ी तादाद है जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप क्योंकि वो तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। तो इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया, ये कैसे क्रिएट हो गया? देखिए, कुछ राज्य तो हमारे देश में हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में काम करते हैं लोग सरकारी नौकरियों में, उस राज्य के अनुपात जो उनकी आबादी है उसके अनुसार। और ऐसे ज़्यादातर छोटे राज्य हैं जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत नहीं है। हमारे देश में की समस्या तो रही ही कि दिल्ली, मुंबई या चेन्नई या बेंगलोर या हैदराबाद जैसे शहरों को अगर आप छोड़ दें तो वो जो विकास का पैमाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सब तो तरीके से हो नहीं पाया। तो आज भी लोगों को ये लगता है कि सरकारी नौकरी जो है वो सबसे
बेहतर और सुगम उपाय है जिंदगी को स्थायित्व देने का। और प्राइवेट सेक्टर भी फलीभूत अगर नहीं बड़े शहरों में हो रहा है तो सब लोग तो बड़े शहर पहुंच नहीं पा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों से, तो सरकारी नौकरियों के प्रति एक चाव जो है वो कायम है। दूसरी बात ये है कि जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, पहली बात तो हो गई कि जो लोग चाह रहे हैं कि हम प्रवेश करें तो वो सरकारी नौकरी उसी दशा में रहे, उसी ग्लोरी के साथ रहे, उसी पुरानी पेंशन के साथ रहे, वो चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं उनका भी आंकड़ा देख लीजिए, 2.5 करोड़ लोग हैं अभी राज्यों में और करीब 50 लाख लोग केंद्र में, तो 3 करोड़ हो गया। अब 3 करोड़ हर परिवार में अगर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उसके 4 डिपेंडेंट हैं, 10-12 करोड़ की आबादी हो गई। तो लोकतंत्र, भारत जैसे लोकतंत्र में भी 10-12 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या। 10-12 करोड़ वोट बैंक जो है, जब आप ये पाते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो होती है वो 35 करोड़ के आसपास ही जाती है, जो लोग वोटिंग करते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज 60-62% और जो एक्चुअल टर्म्स में देखें हम तो 35 से 40 करोड़ के आसपास वोटिंग होती है। तो ऐसे में तो 10 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 से 12 करोड़। तो इस कारण से ये तो एक करीब 1/4 हो गया ना। तो 1/4 वोट के लिए तो कोई भी चिंतित हो जाएगा, क्योंकि मसला केवल उनका नहीं है जो सरकारी नौकरियों में हैं, मसला उनका भी है जो उनके ऊपर आश्रित है और वो भी वोटर हैं। तो यही वजह है कि सरकारी नौकरी वाले एक इतने बड़े लॉबी बन जाते हैं। और मैं तो ऐसे कई उदाहरण कवर कर चुका हूं हिमांशु, जहां पर सरकारें इसी वजह से हार जाती हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी उनके खिलाफ हो गए थे। ऐसी बात कही जाती है, उत्तराखंड में भी हुआ है ये वाकया, हिमाचल में भी हुआ है। अब हिमाचल में तो हाल ही में हो गया। सरकारी कर्मचारी आपके अगेंस्ट जाते हैं तो मान लीजिए कि कहीं पे 25 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और उनके कम से कम 4 डिपेंडेंट होते हैं, तो पता चला 1 करोड़ वोट चला गया आपका। तो इस तरह से ये जो संख्या, एक प्रेशर ग्रुप है, पढ़ा लिखा वर्ग है और उनके पास संख्या भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, तीसरी बात, कि जो उसका विकल्प लाया गया, एनपीएस, नई पेंशन स्कीम, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के सामने कुछ भी नहीं है और वो ऐसी स्थिति खड़ी कर देता है कि रिटायर होने के बाद सामान्य जो कर्मचारी है उसके सामने आजीविका की समस्या खड़ी हो जाएगी। इतना कम रिटर्न है न्यू पेंशन स्कीम में। तो जाहिर है कि इन सब ने मिल करके इस मुद्दे को, पहले तो ये आर्थिक मुद्दा था, एम्प्लॉयज़ का था, अब ये राजनीतिक मुद्दा हो गया है और विपक्ष, कांग्रेस खास तौर पर, इसको ज़बरदस्त तरीके से भुना रही है। सरकार चाहे ना चाहे, बीजेपी चाहे ना चाहे, लेकिन अब मजबूरी हो गया है इस मुद्दे पर बात करना, क्योंकि पहले हमने देखा संडे के दिन खूब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज हुआ, लेकिन फिर बातचीत पर भी आ गए। जानते हैं कि अगर बातचीत नहीं करेंगे तो ये हंगामा, जैसे आपने कहा ना कि सरकारी कर्मचारी अगर एक तरफ हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सरकार मजबूरी में है, बैकफुट पर, मजबूरी में बातचीत कर रही है। क्या इस बात को माना जाए? जी हाँ, कहना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत रूप में तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है। वो कहती है दिस इज बैड इकोनॉमिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स। ये गलत है, आप फ्यूचर जनरेशन पर बोझ बढ़ा रहे हैं, खजाना खाली हो जाएगा। हम जो भी बजट बनाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो सैलरी और पेंशन में चला जाता है, तो फिर विकास के कार्य कैसे होंगे? ये सोच भारतीय जनता पार्टी, बावजूद उसके जब हम ये पाते हैं कि कमेटियां बनाई जा रही हैं, बातचीत हो रही है, पीछे एक गारंटीड पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश की, जो वहाँ के मुख्यमंत्री YSR पार्टी के मुखिया जगन मोहन लेकर के आना चाहते हैं, हालांकि उसको भी एम्प्लॉयज़ ने माना नहीं है, लेकिन गारंटीड पेंशन स्कीम लाना चाहते हैं जिसमें कि पुरानी और नई पेंशन योजना की अच्छी चीज़ों को मिला करके वो लाना चाहते हैं ताकि बोझ भी कम पड़े सरकार पर और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी मिले कर्मचारियों को। कर्मचारियों ने कहा जी नहीं, हमें तो पुरानी पेंशन योजना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों जो GPS ये आंध्रा वाली, इसके बारे में भी वित्त मंत्रालय में चर्चा थी कि कुछ अधिकारी इसे भी देख रहे हैं कि ये कैसा है। तो मुझे अब चूंकि 1 साल रह गया है चुनाव में लोकसभा के, और हरियाणा जैसे राज्यों में तो चुनाव लोकसभा के साथ आसपास होते हैं, वहाँ के विधानसभा में भी, और चूंकि ये अब देखिए पंजाब जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने भी
ये योजना ओल्ड पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो पहले से लागू है, झारखंड में लागू कर दिया गया है, और पश्चिम बंगाल और केरल इन सब राज्यों में तो लागू ही नहीं हुआ था। तो 7-8 राज्य हैं जहाँ पर नहीं है ये नई पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना ही चल रही है। तो फिर बाकी कर्मचारियों को लग रहा है कि अगर मुझे ये पुरानी पेंशन योजना नहीं मिल रहा है तो मेरे रास्ते का जो बाधा है, जो अवरोधक है, वो बीजेपी है। अगर ये भावना न जाए, तो हम उस राज्य में हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो वो ये कतई भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल जो कि चुनाव लड़ता है, वो कतई नहीं चाहेगी ऐसा कि लोगों के दिमाग में ये चला जाए कि दरअसल कि हम राह में रोड़ा है। तो मुझे लगता है कि अब वो कुछ नई बात, कुछ नया चीज़, ऐसी चीज़ जैसे कि उनकी इकोनॉमिक लॉजिक भी सेटिस्फाई हो और पुरानी पेंशन की मांग करने वालों की मांग भी पूरी हो कमोबेश, उसकी तरफ वो जाना चाह रही है, कोशिश तो कर रही है। और ये सरकार के भीतर हमें जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार एक बहुत बड़ी सोच है कि कैसे डील करना है इस मुद्दे से। इतना टफ होना है क्या, या कितना टफ होना है? और अगर टफ होते हैं तो हिमाचल जैसी घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं कहीं हमें दूसरे राज्यों में तो नहीं झेलनी पड़ेंगी। खट्टर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा अगर ओपीएस पूरे देश में लागू हो जाता है, इस बात में कितना तथ्यात्मक रूप से आपको कितना सच नजर आता है? क्या कुछ है ऐसा कि ऐसा ही हो जाएगा, या फिर डराने के लिए? नहीं, दिवालिया तो खैर कहना थोड़ा अतिशयोक्ति हो गया, और वो शायद बेसिकली बताना चाह रहे थे कि आप मतलब क्या हो सकता है। हाँ। तो वो हम ये कह सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इतना प्रेशर आ जाएगा, इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि आर्थिक रूप से क्योंकि हो क्या रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, यानी कि आप रिटायरमेंट के बाद कितने साल जीते हैं, तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये बढ़ गई है लोगों की। अब वो अच्छी दवाएं मिलती हैं, अच्छे अस्पताल खुल गए, खान पान बेहतर हुआ है, तो लोग 60 से 70, 70 से 80, 85 तक जाने लगे हैं। कई मामलों में तो आप जानते ही हैं कि पत्नी को भी पति के मृत्यु के बाद एक राशि मिलती है। हाँ। तो वो जो पूरा जो लायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है पेंशन्स में। अब सवाल उठता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप करना चाहते हैं, मतलब ये कि आधारभूत संरचनाएं आप बेहतर करना चाहते हैं, सड़कें बनाना है, प्रोजेक्ट्स बनाने, पावर प्रोजेक्ट बनानी है, रेलवे स्टेशंस को बेहतर करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पैसा है वो लगता है जैसे कि इधर पेंशन में जा रहा है। तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बनाएं या फिर हम अभी पेंशन दें, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। और सरकार ने कहा जी नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हमें वो करना है। और इस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अग्री थे, क्योंकि बीजेपी ने हटाया तो कांग्रेस ने माना भी तो 2004 में। आज कांग्रेस लगातार कह रही है कि जी नहीं, हमें ओपीएस चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए, पर इन्हीं की सरकार ने हटाया था। लेकिन अब उन्हें ये चुनावी मुद्दा लगने लगा है, तो वो कह रहे हैं कि फिलहाल चुनाव जीता जाए, इसको ला करके, और भविष्य की भविष्य में देखेंगे। तो इकोनॉमिक लॉजिक तो है, प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन तब दूसरी बात ये भी हो जाती है कि सरकारें जो होती हैं वो कोई बिजनेस एंटरप्राइज तो है नहीं। वही सरकारें तो देखिए सोशल वेलफेयर के लिए एग्जिस्ट करती हैं। कोई तो बीच का रास्ता होगा। कोई व्यक्ति 60 साल अपने जीवन का, शिक्षक तो 65 साल तक कॉलेजों में पढ़ाते हैं, और 65 साल के बाद आप उसे कह दीजिए कि साहब ऐसा है कि अब आप जा सकते हैं, आपको हम इसके अलावा 1 रुपया नहीं दे पाएंगे। तो फिर वो एक जो स्थायित्व का भाव इस देश में सरकारी नौकरियों के प्रति था, लोगों का जो एक चाव था, उसका क्या होगा? और ये बनता है, ये लोगों के लिए बनता है। ठीक है, जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है उनको लेकर के एक सोशल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है। जिनके पास नहीं है, लेकिन जिनके पास है उनसे क्यों छीना जा रहा है? ये लॉजिक समझ में नहीं आती, और इसीलिए सरकार को कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। देखिए, एमएलए एमपीज का जो पेंशन है वो तो अजीब है। वो तो आप जितनी दफ़ा एमएलए हुए उतनी दफ़ा पेंशन आपको मिलती है। मतलब एक बार हुए तो उसकी पेंशन चलती है, फिर दूसरी बार हुए तो उसकी भी चलती है, तो वो तो ख़त्म नहीं हो रही है। एमपी उस तरह एमपी हो गए तो उसकी भी मिल रही है आपको। फोर्सेस में कहीं कोई बदलाव नहीं है, फोर्सेस में कहीं कोई बदलाव नहीं है। अग्निवीर तो है। हाँ?
अग्निवीर तो खैर 4 साल का ही है, तो कहते भी तो हैं कि भाई आपको पेंशन नहीं देना था इसीलिए आपने ये कर दिया, वरना जो पुराने लोग हैं और इस अग्निवीर से भी तो 25% चुने जाएंगे ना रेगुलर, वो 25 साल की सर्विस के लिए, उनको तो वही मिलेगा पुराना पेंशन। तो एक शिक्षक जो स्कूल में पढ़ा रहा है, प्राइमरी में, हाई स्कूल में, एक सचिवालय में काम कर रहा क्लर्क या अधिकारी, उसने क्या गलती की है? जब विधायक जी ले सकते हैं, जो हमारे फौजी भाई बहुत जायज़ है, उनको भी वो देश के लिए लड़ते हैं, उनको ये सुविधा है, बाकियों को क्यों नहीं है? ये बहुत अनसाउंड लॉजिक लगता है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि प्योर इकोनॉमिक्स के तरीके से इसको डील नहीं किया जा सकता है। केवल प्योर ऑफ इकोनॉमिक्स के, ये एक कल्याणकारी राज्य जो है उसकी अवधारणा के तहत ये ज़रूरी भी है, बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और हमारा देश जो है वो वैसे लोगों का देश नहीं है कि इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में डाला पैसा और अपने लिए एक रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर लिया। आजकल मैं देखता हूँ कि टेलीविज़न पे बहुत से ऐसे अखबारों में एडवर्टाइज कि आप अपना कॉर्पस क्रिएट करें, आप रिटायरमेंट फंड क्रिएट करें। तो ये जो लोग आज रिटायर कर रहे हैं उन्होंने कहाँ ये सब किया है? गवर्नमेंट तो एक तरफ स्कीम्स ऐसी चलाती है कि आप इतने पैसे दीजिए इस उम्र से और हम आपको देंगे लास्ट में पेंशन्स। अब तो वो सुन लीजिए, जब पेंशन की बात होती है तो कहते हैं कि 20% भी पेंशन नहीं आती है एनपीएस में। जो आपने लास्ट ड्रॉन सैलरी है, आप आखिरी सैलरी जो है उसका 50% मिलता है ना, जब पुरानी पेंशन योजना है, और वो डीए बढ़ता चला जाता है उसमें धीरे धीरे, महंगाई हर भत्ता जैसे ही मिलता है तो वो पेंशन ग्रो करता चला जाता है। ये जो एनपीएस है इसमें 20% भी सैलरी, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, उसका नहीं मिलता है। मान लीजिए कि किसी को 50,000 रुपये मिला करते थे रिटायरमेंट के टाइम में, सामान्य कोई मान लीजिए कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक था, 50,000 मिलते थे, तो उसे कम से कम 25,000 पुरानी पेंशन योजना में गारंटीड है। लेकिन इस वाले में 10,000 पे भी आफत। तो आप इसको ऐसे अगर तोड़ करके देखें तो कहाँ वो व्यक्ति 50,000 रुपये पा रहा था, है ना, और 50,000 महीने पा रहा था, तो इसका अर्थ ये भी नहीं है जिस महंगाई के दौर में कि उसने बहुत बड़ा कैपिटल क्रिएट कर लिया होगा, उसके घर का ईएमआई और उसकी बिटिया की शादी, और तम किसी तरह से वो अपना सम्मान बचाने में सफल रहा होगा, और फिर 60 साल के बाद अगर उसे वो 10,000 तो वो सम्मान भी जाता रहेगा। तो बहुत सी इश्यूज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। सड़कों पर जो लोग उतरे हैं वो कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, वो लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम के साथ जुड़ करके काम किया है। अच्छा, वो लोग भी हैं जिनकी अभी रिटायरमेंट नहीं हुई है, क्योंकि 5 के बाद अगर आपने ज्वाइन किया तब से ये नियम लागू होता है, और मान के चलिए कि 30 साल तक तो आदमी नौकरी करता ही है, तो अभी 30 साल तो हुए नहीं है इस मामले को, तो वो लोग हैं जो अपने फ्यूचर देख के सड़कों पर उतर गए हैं। उन्हें लगता है कि साहब अभी 5 साल पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उन्हें तो इतना हैंडसम सैलरी पेंशन मिलेगा, तो हमने क्या गलती की थी? साल 2004 तक जिसने भी ज्वाइन कर लिया, 2003 तक जिसने ज्वाइन कर लिया, वो तो बड़े प्रसन्न है कि चलो जान बची, हमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन किसी ने अगर 2005 में ज्वाइन किया है तो उसने क्या अपराध किया था? 2035 के बाद जितने लोग वो तनाव में आ जाएंगे, वो तो परेशान है बहुत। तो उन्हें नहीं, अब दिक्कत तो आज से ही होनी शुरू हो जाएगी ना। अब दिक्कत उन्हें ये हो जाएगी कि उनका तो कटेगा नहीं, अब उनके कॉर्पस में तो जाएगा नहीं। तो मान लीजिए ये लागू अगर नहीं अभी आप करते हैं तो 2035 में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा ना। मिलेगा तो तभी ना जब अभी लागू होगा। मसला 35 का नहीं है, मसला तो अभी का है कि आज से ही अगर वो लागू होता है तभी तो उनका एक फंड बनता चला जाएगा, और वो फंड जो है उनको पेंशन में तब्दील हो जाएगा। आधा समय निकल गया। हाँ, अब तो समय निकल गया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो निश्चिंत रहे? तो इसीलिए सर्विंग कर्मचारी भी हैं, और जो लोग रिटायर कर गए हैं 2004 से लेकर के अभी तक, वो लोग भी नाराज हैं। और सरकार ने 2019 में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट होता है एनपीएस में, वो 10% से बढ़ाकर अपना 14% कर दिया था। आपकी कंट्रीब्यूशन 10% रहने दी, और अपनी कंट्रीब्यूशन 10% जो थी एनपीएस में उसे 14% कर दिया। अब 2019 के पहले जो लोग नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं, मान लीजिए किसी ने 2010 में ज्वाइन किया था, उसे लग रहा है कि एक तो ओपीएस भी नहीं मिला, और एनपीएस में भी 9 साल तो यूं ही निकल गए।
हम तो 10% वाले हैं ना, अब तो हमें 2019 से मिलेगा 14, तो हमें तो बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा ये भी शो करता है कि सरकार कहीं सोच रही है, तभी तो उसने 10 से 14% कर दिया 2019 में ही। तो कहीं ना कहीं एक रीथिंक तो है। अब वो रीथिंक है, एक राजनीतिक इशू भी बन गया है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट थिंकिंग की ज़रूरत है। पर ये जानकर चलिए कि 2024 में अगर इसे रिजॉल्व नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और केंद्र में ये एक राजनीतिक मुद्दा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों ने बना लिया है। हाँ, और अब तो साथ में जो लोग हैं वो भी कहाँ मान रहे हैं। जेजीपी देखिए आप, हरियाणा में वो तो खुद ही खड़े हो गए, खुद ही शिवसेना, महाराष्ट्र में शिवसेना। चलिए देखते हैं कि क्या इस पर डेवलपमेंट होती है, सरकार क्या करती है। हमें कमेंट करके जो हमारे दर्शक हैं वो ज़रूर बताएं कि वो ओपीएस को लेकर क्या सोचते हैं। क्या कोई तीसरा रास्ता निकल सकता है, बीच का रास्ता निकल सकता है क्या इस ओपीएस के मामले को लेकर? अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाती है कोई रास्ता तो क्या होने वाला है, हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।